कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह, जैसा कि आमतौर पर आसपास के लोगों के लिए एक सामान्य दिन होता है। हम योकोया को उसके गंदे कमरे में सोते हुए देखते हैं। तभी उसके घर की घंटी बजती है और वह नींद में उठकर देखने जाता है कि इतनी सुबह कौन आया है। बाहर एक लड़की मेड के कपड़ों में खड़ी होती है जो उससे काम मांगने आई है। योकोया उसे अंदर बुलाता है और उसे ठंडा पे देते हुए कहता है कि उसके माता पिता घर पर नहीं है, इसलिए घर गंदा दिख रहा होगा। फिर वह सोचता है कि कहीं उसे अंदर लाकर गलती तो नहीं कर रहा। वह सोचता है कि कुछ सवाल पूछकर उसे वापस भेज देगा। वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। लड़की बताती है कि वह पहले बिना टिकट के उड़ाने काटने का काम करती थी और वही मास्टर जिसने उसे यहाँ भेजा था। योकोया कहता है कि वह मजाक कर रही होगी, पर जब उसे पता चलता है कि वह सही में पहले हत्या का काम करती थी तो वह घबरा जाता है। वह पूछता है कि उसके मास्टर का उससे क्या संबंध है जिसने उसे यहाँ भेजा है। मेड योकोया को रिश्तों की गहराई समझाने लगती है, जिससे योकोया को एहसास हो जाता है कि रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। वह उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि वह समझ गया और खुद को सिर्फ एक अजनबी ही मानता है। वह घबरा जाता है कि कहीं उसे बीच में रोकने पर वह गुस्सा न हो जाए। फिर वह विषय बदलते हुए पूछता है कि उसकी विशेषता क्या है हत्या में। मेड उसकी मंजूरी से उसके बगीचे में जाती है और चाकू निकालकर एक बैकफ्लिप मारते हुए सामने के पेड़ पर फेंक देती है, जो जाकर एक सीधी रेखा में धंस जाते हैं। वह बताती है कि वह ऐसा अपने लक्ष्य पर नहीं करती, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। योकोया ये देखकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि वह ऐसी चलते फिरते थ्रोइंग मशीन को काम पर नहीं रख सकता। वह कहता है कि उसे खेद है, पर उसे किसी तरह की हत्या संबंधी सेवा नहीं चाहिए और न ही वह उस व्यक्ति को जानता है जिसने उसे यहाँ भेजा है। मेड कहती है कि ठीक है, वह समझ गई और योकोया के घर से जाने लगती है। योकोया राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ कि वह कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए। तभी उसका ध्यान नीचे गिरी किसी चीज पर जाता है। दूसरी ओर हम मेड को देखते हैं जो सोचते हुए जा रही होती है कि अब वह क्या करे। वह मुड़कर देखती है कि शायद योकोया उसके पीछे आ रहा है, पर वह उसका भ्रम था। वह रेलवे लाइन पार करती है, तभी पीछे से योकोया उसे मिस सर्वेंट कहकर आवाज देता है कि उसकी यह चीज छूट गई है। मेड मुड़ती है देखने को तो योकोया की तरफ तेजी से एक ट्रक बढ़ रहा था जिससे उसका अभी पुनर्जन्म हो जाता, परंतु लेखक नहीं चाहता था और वह लड़की उसे कूदकर बचा लेती है। वह उसे पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। योकोया हाँ कहता है और धन्यवाद भी कहता है। यहाँ वह लड़की कहती है कि उसने पहली बार किसी की जान लेने की बजाय बचाई है और सोचती है कि उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। योकोया उसे अपनी घंटी वापस करता है, जिसे लेकर वह धन्यवाद कहकर फिर जाने लगती है। यहाँ योकोया अपना मन बदलता है और उसे सफाई के काम पर रखने का निर्णय लेता है। मेड अपने तहखाने से सारे औजार निकालकर कहती है कि किसे साफ करना है। योकोया कहता है कि रुके, साफ करने से मेरा मतलब किसी को हत्या करने का नहीं है। वह बताता है कि उसे इन सभी पड़े कचरों को साफ करना है। मेड कहती है कि तो इनमें जरूर मरी हुई लाशें होंगी। योकोया कहता है कि वह एक सेकंड के लिए मारकाट वाले विचार से बाहर निकले। मेड कहती है कि ठीक है, तो तुम्हारे बताए काम को अगर वह करेगी तो क्या वह उसे नौकरी पर रखेगा। योकोया हाँ कहता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है और यह बुरी इंसान भी नहीं लगती, इसे एक मौका तो देना ही चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है जब योकोया देखता है कि उसे घर का काम करने में बिल्कुल भी नहीं आता। उसके हाथ में टूटी हुई झाड़ू और सिर पर उल्टी बाल्टी होती है। वह लड़की योकोया को देख कहती है कि माफ करना, मैं यह अभी साफ करती हूँ, पर फिसल कर गिरने वाली होती है, पर बैकफ्लिप मारकर बच जाती है और बाल्टी उसके सिर की शोभा बढ़ाने पर तुला होता है। वह फिर से इस शर्मिंदगी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि वह सभी चीजें कर पाएगी। योकोया उसके सिर से बाल्टी हटाते हुए कहता है कि दरअसल वही उसे वह काम दे रहा था जो उसे नहीं आता। कोई बात नहीं, हम साथ में साफ करते हैं, तुम मेरी मदद करना जिससे तुम सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम चमकने लगता है और योकोया उसका धन्यवाद करता है उसकी मदद के लिए। इसके बाद वह समय देखता है तो अभी खाना भी बनाना था। वह मेड से पूछता है कि क्या उसे खाना बनाना आता है, पर वह मेड कहती है कि नहीं। योकोया कहता है कोई बात नहीं, मैंने क्या बनाना है ये सोच लिया है, तुम जाके तब तक फ्रेश हो लो। इधर नहाते हुए मेड सोच रही होती है योकोया के बारे में कि यह सभी मास्टरों में से अलग है। इधर योकोया बैठे हुए कहता है कि वह एक दूसरे साल का हाई स्कूल छात्र है जो अपने माता पिता से अलग रहता है, जिसके घर पर एक मेड आई हुई है जो एक एशियन है। पर वह इस बात से घबरा रहा है कि अगर वह नहाकर तौलिए में ही बाहर आ जाए तो वह क्या करेगा। तभी वह मेड पूरी ड्रेस में बाहर आकर उसे धन्यवाद कहती है पहले नहाने देने के लिए और योकोया की किस्मत में निकलता है बेहतर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वे डिनर तैयार कर रहे थे और योकोया कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करना गोभी काटने में। मेड गोभी उठाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। योकोया अपने बनाई हुई डिश के बारे में बताता है कि इसे टोनकात्सु कहते हैं, क्या उसने पहले खाया है। मेड कहती है कि वह डिशेस को सिर्फ जिंदा रखने वाले तत्वों की तरह देखती है, अगर उसने खाई भी होंगी तो उसे इसका स्वाद याद नहीं होगा। योकोया कहता है कि क्या बात कर रही हो, एक बार जब वह ये टोनकात्सु खाएगी तो कभी नहीं भूलेगी और वह इसे शहर के प्रसिद्ध काटे गए दुकान से लेकर आया है। फिर वह 2 प्लेट में निकालता है और एक प्लेट उसे देते हुए पूछता है वैसे उसका नाम क्या है। मेड कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसके हर मास्टर उसे अलग अलग नाम से बुलाते थे, वह भी उसे कोई अपना नाम दे सकते हैं। योकोया कहता है कि ठीक है, वह सोचकर रखेगा।
अभी के लिए वह उसे मिस सर्वेंट कहेगा। इसके बाद वे खाने बैठते हैं जहाँ पहला निवाला लेते हैं। योकोया पूछता है ये कैसा है। मिस सर्वेंट को अपनी पिछले जीवन का ट्रॉमा आने लगता है, पर वह उससे बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ, ये सही में काफ़ी अच्छा है, और सोचती है कि उसे उस हादसे से लेकर के बात लेने तक और अभी डिनर करते हुए भी काफ़ी वार्म फीलिंग आ रही है। योकोया कहता है कि उसने ऊपर के फ्लोर के कमरे को उसके लिए रेडी कर दिया है, वह उसे अपना ही कमरा समझ सकती है और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मिस सर्वेंट अपने अतीत को याद करती है जब वह खून में लथपथ बर्फ के जैसा सफ़ेद और उसके जैसा ही ठंडा भी होता है, जिसका मतलब होता है क्रूर होना। इधर योकोया नोटिस करता है कि वह बिना सॉस के ही खा रही होती है, तो उसे देकर के साथ में ट्राई करने बोलता है। और जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ टोनकात्सु खाती है तो उसे यह काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। सीन बदलता है आधी रात पर। योकोया को बुरे सपने आ रहे थे। वह पसीने से भीगा हुआ उठता है और कुछ खाने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। वहां आकर वह देखता है तो मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस सर्वेंट उससे माफ़ी मांगती है। योकोया कहता है कि कोई बात नहीं, भूख तो उसे भी लगती है रात में। फिर वह ट्रे में कुछ खाने का सामान लाता है और कहता है चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या वह कोई डरावना सपना देख रहा था। ये सुन योकोया हैरान था। मिस सर्वेंट बताती है कि जब वह किचन की तरफ आ रही थी तो उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी। वह अंदर आकर देखी तो वह कुछ कहते हुए रो रहा था। योकोया कहता है कि यह काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, वह कई बार अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था। इससे तो अब योकोया और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। मिस सर्वेंट कहती है कि आज पहली बार उसे भी कोई अलग तरह का सपना आया, उस टोनकात्सु सॉस का, जो उससे बात करते हुए कह रहा था कि वह इतना बड़ा है कि उसके चाटने से कभी खत्म नहीं होगा। पर जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ी, उसकी नींद खुल गई। पहली बार वह डरावने सपने से अलग हटकर कुछ देखी थी जिससे वह जगना नहीं चाहती थी। पर योकोया के सपने को सुनकर उसे अफसोस हो रहा है कि वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। योकोया कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल उसे कभी कभी ही ऐसे सपने आते हैं। हम देखते हैं योकोया की माँ उसे पिता के पास छोड़कर चली जाती हैं। योकोया बताता है कि वह जब भी डरावने सपने देखता था तो माँ के गोद में सिर रखकर आराम से सो जाता था, पर उनके जाने के बाद से अकेले सोने में डर लगता है। उसकी बातें सुनकर मिस सर्वेंट उसे अपने गोद में सिर रखकर सोने को कहती है। ये सुन योकोया मना करते हुए कहता है कि वह बचपन की बात थी। मिस सर्वेंट उदास होती है, सोचती है कि उसे पता था एक हत्यारा कभी किसी की खुशी का कारण नहीं बन सकता। तभी अचानक से योकोया उसके गोद में आकर लेट जाता है और कहता है कि यह काफ़ी वार्म और आरामदायक लग रहा है। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, और उसके लिए भी, तो अब वह अच्छे से सो पाएंगे। मास्टर योकोया, मिस सर्वेंट सोचती है कि यह एहसास बिल्कुल उस हादसे वाले दिन की तरह ही था जहां उसके शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई जैसे वह कई सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, पर वह सारी ऊर्जा उसने किसी की जान बचाने में उपयोग की। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगले दिन मिस सर्वेंट फल काटते हुए कचरे के आकार को छोटा कर रही थी। तभी योकोया आकर उससे ऐसा करने का कारण पूछता है। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसे काफ़ी कम स्पेस लगता है। योकोया काफ़ी प्रभावित होता है। फिर जब वह गाड़ी वाले की तरफ बढ़ता है कचरा निकालने, तो उसे अपने घर के बाहर एक प्यारा कुत्ता दिखता है जिसके साथ कोई एक पत्र भी छोड़ गया था। मिस सर्वेंट उसे पढ़ती है कि मैं इस कुत्ते को पोमेरेनियन समझकर खरीद लाया था, पर पता चला कि यह एक ऐसे नस्ल का है जो काफ़ी खाना खाते हैं और जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसे किसी अमीर के घर के यहाँ छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इसे अपनाना। मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या वह इसे रखने वाले हैं। योकोया कहता है कि हाँ, इतने छोटे पप्पी को मैं इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, यह मर सकता है। इस पर मिस सर्वेंट कहती है कि अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये कैसे भी जी लेगा, लेकिन अगर वह इस पर दया करके इसे बचा रहे हैं तो यह इसके पशु प्रवृत्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर योकोया कहता है कि वह उसकी बात अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा, पर उसने उसे उस ट्रक से उस पर दया करके तो नहीं बचाया था ना। ये सुनकर मिस सर्वेंट सोच में पड़ जाती है। योकोया कहता है कि अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत कुछ भी सोचने से पहले एक क्षण में आ जाती है और शायद इसे इंसानियत कहते हैं, और वैसे भी त्याग दिए जाने के दर्द को वह समझ सकता है। सीन बदलता है। योकोया उस पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि क्या वह भी इसे हाथ में लेना चाहती है, पर मिस सर्वेंट इससे दूर भागने लगती है और योकोया समझ जाता है कि वह डरी हुई है। योकोया कहता है कि देखो तो ये कितना प्यारा है। मिस सर्वेंट कहती है कि अगर मास्टर का आदेश है तो वह इसे छू जरूर सकती है। योकोया कहता है ठीक है, खुद को मजबूर मत करो। अच्छा ये तो बताओ कि उसे डर क्यों लगता है कुत्तों से। मिस सर्वेंट बताती है कि कैसे उसे हत्यारे की ट्रेनिंग के लिए जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों पर छोड़ दिया जाता था। योकोया ये सुनकर कहता है कि वह समझ सकता है, पर इसमें वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, उसे खुद ही इस डर को दूर करना होगा। ये सुनकर मिस सर्वेंट सोचती है कि वह अपने मास्टर को ऐसे असहाय महसूस नहीं करा सकती। वह उस पपी को हाथ में लेने का निर्णय करती है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है। योकोया कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो रहने दे। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसा कोई डर नहीं जिसे वह दूर ना कर सके। योकोया पूछता है वैसे उसे इसमें कौन सी चीज़ डरावनी लग रही है। मिस सर्वेंट बताती है कि कैसे उसे हत्यारे की ट्रेनिंग के लिए जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों पर छोड़ दिया जाता था।
योकोया ये सुनकर कहता है कि वह समझ सकता है, पर इसमें वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे खुद ही इस डर को दूर करना होगा। ये सुनकर मिस सर्वेंट सोचती है कि वह अपने मास्टर को ऐसे असहाय महसूस नहीं करा सकती। वह उस पपी को हाथ में लेने का निर्णय करती है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है। योकोया कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो रहने दे। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसा कोई डर नहीं जिसे वह दूर ना कर सके। योकोया पूछता है वैसे उसे इसमें कौन सी चीज़ डरावनी लग रही है। मिस सर्वेंट उसके नाखूनों, दांतों और डरावनी नज़र को पॉइंट करती है। योकोया हंसते हुए कहता है क्या यह उसे इस तरह दिखाई दे रहा है? उसे तो यह एक मोची केक की तरह दिखता है। तभी वह पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, जिससे मिस सर्वेंट काफी डरते हुए उठती है और आज तो मेड ने इसको तंदूर में फेंक के हॉट डॉग बना ही देना था, पर योकोया उसे झट से वापस ले लेता है। वह पपी योकोया की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। योकोया यहाँ देखता है तो इसके दांत आ रहे होते हैं, तो इसे लेकर यह एनिमल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ योकोया पपी को इंजेक्शन लगवाने लगता है और मिस सर्वेंट पपी के लिए चीजें खरीद रही होती है। योकोया उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि देखो तो तुम्हारे लिए हम चीजें ले रहे हैं। वापस आते हुए योकोया मिस सर्वेंट को धन्यवाद कहता है साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहीं पर रुक जाती है और कहती है मास्टर योकोया, आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। वह वैसे माहौल में काम करती थी जहां काम खत्म करने का दूसरा मौका तक नहीं दिया जाता था। वहीं आपके साथ वह कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती है, फिर भी आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वह जिस काम में थी वहां मुश्किलें नहीं थी। वह एक डांसिंग चेयर गेम जैसा था, पर जहां भी जाती काम सिर्फ एक ही करना पड़ता था। पर वो सब चीजें ऐसा लगता है किसी काम की नहीं थी। काश वह आपसे इस पपी की तरह मिलती, जिसे इतना तो पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जिससे वह शायद वह बन पाती जो आपको चाहिए। तो उसे नहीं लगता कि वह आपके कोई काम की भी है। उसकी बातें सुनकर योकोया कहता है कि लगता है तुम उन पुरानी चीजों को छोड़कर एक सामान्य जीवन जीना चाहती हो। ये सुनकर मिस सर्वेंट कहती है क्या सामान्य? ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। योकोया उसे सनसेट देखने को कहता है और मिस सर्वेंट सोचती है तो क्या ऐसे में इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सकती हूँ। योकोया यहाँ बताता है कि उसे पता है जब वह पहली बार उससे मिला था तो काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है क्या? योकोया कहता है हाँ, क्योंकि उसे हत्यारे के साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं है ना। पर अब उसके हत्यारे को लेकर विचार बदल गए हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो। ये बात सुनकर उसे उसका अतीत याद आने लगता है, जहाँ कोई उसे गुड गर्ल कह रहा होता है। इसके बाद मिस सर्वेंट पूछती है तो उसे एक सामान्य लड़की बनने के लिए क्या करना होगा। योकोया कहता है कि वैसे इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा लगता है तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंता में हो और तुमने यहाँ आकर जो भी काम किए वह तुम्हारे लिए नए थे, जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए। तो ये सभी चीजें एक सामान्य इंसान ही तो करता है। सीन बदलता है अगले दिन, जहाँ योकोया का पपी मिस सर्वेंट के ठप ठप करके काटे जा रहे गोभी की आवाज से उठ के उसके पास आ जाता है। उसे अपने पैर के पास देख मिस सर्वेंट अपना चाकू निकाल कर कहती है मुझे पता था कि तुम कोई सामान्य कुत्ता नहीं हो। पर तभी वह पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और मिस सर्वेंट सोचती है अच्छा तो इसे भूख लगी है। वह डॉग फूड में से उसे कुछ खाने को देती है और जब वह पपी बिजी था, मिस सर्वेंट ये सोचते हुए उसे सहलाने जाती है कि शायद अब वह सामान्य हो रही है। तभी यहाँ योकोया आता है और ये देख कहता है कि उसे काफी अच्छा लग रहा है कि वह इसे खाना खिला रही है। वह पपी को सहलाने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी हद तक मोची केक जैसे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से आगे मोचिटा है। फिर वह मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचटार को खाना खिलाने के लिए धन्यवाद करता है और एक मूव करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पर हो, जिसे मिस सर्वेंट को काफी अच्छा लगता है। इधर वह पपी भी उसके साथ खेलना चाहता था, पर योकोया उसे कहता है कि बाद में, अभी मुझे डिनर बनाने जाना है। मिस सर्वेंट कहती है कि वह इसका तब तक ख्याल रखती है क्योंकि उसे सामान्य बनना है आपके कहे अनुसार चल के। योकोया कहता है ठीक है, फिर मुझे भी तुम पर विश्वास है। फिर मिस सर्वेंट उस पपी को सहलाने लगती है और फिर गोद में ले लेती है। वह उसके साथ खेलते हुए सोचती है योकोया की कई बातों का, कि वह पहले तुमसे डर गया था, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। वर्तमान में मिस सर्वेंट कहती है कि अब उसे पता चला कि वह कितना अपरिचित डरती थी। सीन बदलता है जहां डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आती है, पर जब योकोया उसके लिए और बनाने को पूछता है तो वह मना कर देती है। योकोया कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए अनुरोध करना भी एक सामान्य बात है। ये सुनकर मिस सर्वेंट कहती है ठीक है, फिर तो वह इसके साथ साथ खुद के लिए एक नाम भी अनुरोध करती है। योकोया पूछता है तो तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मिस सर्वेंट कहती है कि तिथि तो याद नहीं, पर सर्दियों के समय पर। योकोया उसका नाम यूकी रखता है, जिसका मतलब होता है स्नो। ये सुनकर मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है कि तुम एक ठंडे खून वाले हत्यारे हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा जू, जिसका मतलब स्नो होता है। इधर योकोया कह रहा होता है कि स्नो उसे काफी पसंद है क्योंकि वह काफी खूबसूरत दिखती हैं और स्नोफॉल भी। ये सुनकर मिस सर्वेंट को भी अपनी पिछली यादें ट्रिगर करने लगती हैं। आगे योकोया बताता है कि उसने कहीं सुना था कि स्नो दरअसल गर्म होती हैं। ये सुनकर मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। योकोया कहता है हाँ, क्योंकि जब ग्राउंड पर स्नो गिरती है तो वह अंदर की सतह को गर्म रखती है, जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे सुरक्षित रहते हैं।
ये सुनकर मिस सर्वेंट के दिमाग में चल रहे अब तक के सारे सवाल सामने आ जाते हैं कि एक ठंडे खून वाले हत्यारे होने के बाद भी उस दिन उसकी बॉडी पूरी ऊर्जा के साथ किसी की जिंदगी क्यों बचाई, क्यों ये जिंदगी उसे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों यह व्यक्ति की बातें उसके दिल को छू रही हैं। अगर वह इसके साथ और रहे तो शायद उसे इन सब के जवाब मिल जाएंगे। फिर वह योकोया को धन्यवाद कहती है उसे नाम देने के लिए, और योकोया उसकी मुस्कान देख सोचता है कि हाँ, अब ये सामान्य लड़कियों जैसे मुस्कान कर रही है। सीन बदलता है कुछ दिनों बाद, यूकी मोची के साथ खेल रही होती है। तभी योकोया उसे आवाज देकर एक अनुरोध करता है कि क्या वह उसके कान छेद देगी। यूकी हाँ करती है, पर जैसे ही वह उसके कान के पास जाती है वह अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। योकोया कहता है क्या, पर क्यों? लोगों को छेद तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ पर तो सिर्फ एक कान की बात है। तभी घंटी बजती है। यूकी दरवाजा खोलती है तो एक लड़की कह रही होती है, बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी पूछती है कि क्या तुम मास्टर योकोया की छोटी बहन हो? वह लड़की रिको कहती है हाँ, पर तुम कौन हो? रिको अंदर आकर देखती है तो घर पूरा चमक रहा था। वह आकर योकोया के गाल खींचने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कि तुमने एक खूबसूरत मेड रखा है। योकोया कहता है कि इससे माँ परेशान हो जाती। रिको पूछती है और पिताजी? योकोया कहता है उन्होंने मंजूरी दे दी है। रिको फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है कि पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। यहाँ यूकी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो? उत्तर देने के बजाय रिको मुंह छुपाते हुए कहती है कि यह कितनी खूबसूरत और क्यूट है। योकोया यूकी को बताता है कि इसे खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं, तो अब समझी मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया। रिको कहती है ये कोई बहाना नहीं हुआ। फिर वह यूकी से खुद को परिचय कराती है और यूकी भी अपने आप को। यहाँ फिर वह बताती है कि यह नाम उसे योकोया मास्टर ने दिया है। ये सुनकर रिको थोड़ी हैरान होती है। यूकी आगे बताती है कि वह पहले एक हत्यारे का काम करती थी। रिको घबराकर पूछती है क्या ये सच कह रही है? योकोया कहता है हाँ, तुम्हें इससे परिचय करना है। पर रिको तो और ज्यादा उत्साहित हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगती है। यूकी उसे साइन करके देती है जो उतनी सही से नहीं थी। यूकी बताती है कि उसने हत्या के काम में 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखी हैं, पर उसे कभी सुलेख की जरूरत नहीं पड़ी, जिसका मतलब होता है अच्छा हस्तलेखन। रिको यूकी से पूछती है कि क्या वह उसके एक स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करेगी। योकोया हैरान होकर पूछता है कि क्या सही में? यूकी कहती है क्यों, तुम्हें कोई समस्या है? योकोया कहता है अगर यूकी को कोई समस्या नहीं है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं होगी, पर तुम ऐसी कहानी को अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिख सकती। रिको कहती है हाँ, मैं कहानी को विपरीत कर दूंगी, एक खूबसूरत मेड जो हत्यारे के जैसे दिखती है। वह उसे बगीचे में लाती है उसकी हत्या की कौशल देखने, जहां वह अपने सिर पर सेब रखती है और यूकी एक फ्लिप मारते हुए उसे अपने चाकू से लक्ष्य करती है। रिको तो काफी उत्साहित होती है, पर योकोया घबराए हुए था कि अगले साल मुझे राखी कौन बांधता। इधर रिको पूछती है कि उसके पास कितने चाकू हैं और वह इन्हें कहाँ रखती है। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और हैं और वह अपने हथियारों का तहखाना दिखाने लगती है। योकोया कहता है फौरन इसे ढको, नहीं तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, यह मैं कह रहा हूँ। सीन बदलता है जहाँ रिको पूरा पापराजी की तरह उससे सवाल कर रही होती है। तभी यूकी का पेट गुड़गुड़ करता है तो वह इस पर भी सवाल बना देती है कि उसका फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है कि उसका जो फेवरेट है वह कोई डिश नहीं है, हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। फिर यूकी रिको को अपने गोभी काटने के तरीके को दिखा रही होती है और फिर सीन बदलता है यहाँ से रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी ही थी। यहाँ पर रिको की नज़र समर फेस्टिवल के लगे पोस्टर पर जाती है तो वह चलने की जिद करने लगती है। योकोया यूकी से कहता है कि वहाँ हम तुम्हारी पसंदीदा टोनकासु सॉस भी ले लेंगे, जिसका नाम सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आने लगता है। सीन बदलता है फेस्टिवल में, जहाँ रिको यूकी को खींचकर एक शूटिंग गेम में ले जाती है, ये सोच करके कि हत्यारे का कहीं तो फायदा उठाया जाए। पर यूकी निशाना लगाती है और वह मिस हो जाता है। क्या गुंडी बनेगी रे? यूकी बताती है कि उसने गन्स की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिश कैचिंग में वह दुकानदार को दिखा देती है कि बॉस कौन है। रिको उससे भी सिखाने को कहती है और यूकी उसे सिखा रही होती है, जो देखकर दुकानदार कह रहा होता है कि हाँ, अगला मेला लगने तक सीख ही जाओगी। इसके बाद वह सभी यूकी के लिए टोनकासु सॉस लेने आते हैं, जिसको टेस्ट करते ही यूकी खोई जाती है। वह एक एक करके सारे खरीदे हुए कुकीज वही गिलहरियों जैसे खाते हुए खत्म कर देती है। दुकानदार उसे इतना फैसिनेट देख बाय 1 गेट 1 दे देता है। इसके बाद रिको यहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेके आने का सोचती है, पर योकोया उसे मना करता है। रिको कहती है मैं तुरंत आई, बस यहीं रहना तुम लोग। साइड में बैठे हुए योकोया यूकी से उससे पहले किसी मेले में अनुभव के बारे में पूछता है। यूकी याद करती है कि वह लास्ट टाइम मेला में किसका खेला खत्म करने आई थी। जब वह ये बात योकोया को बताती है तो वह उसे कुछ पूछना चाहता था, पर तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और यूकी और योकोया के साथ साथ रिको भी ड्रिंक्स लेके आ गई थी। सभी साथ में बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं और इसके बाद फिर ये लोग घर को जा रहे होते हैं, जहाँ रिको कहती है कि तुमने तो आज बहुत से टोनकासु सॉस खाए हैं। तभी पीछे से चोर चोर की आवाज़ आती है और कोई चोर चोरी करके बाइक से तेजी से उनकी तरफ से भाग रहा होता है, जो तो पक्का रिको का पुनर्जन्म करा के ही मानता, पर यूकी इस एनिमे का चाहती थी। रिको कहती है कि पहली बार उसे किसी ने पिता के बाद प्रिंसेस की तरह उठाया है, पर योकोया तो यूकी के खरीदे टोनकासु सॉस को देख कहता है बेड़ा गर्क हो उस चोर का।
यूकी अपने मास्टर के कहे बातों को चल देती है पूरा करने। रिको तो अपने सामने लाइव एक्शन मूवी चलते हुए देख काफ़ी खुश हो रही थी और वो दोनों यूकी का पीछा करने लगते हैं, पर वो उससे काफ़ी दूर होते जा रही थी। यहाँ रिको योकोया से शॉर्टकट लेने को बोलती है और इधर यूकी उस चोर को देख लेने के बाद उस पर चाकू फेंकती है, जो जाकर उसके टायर पर लगती है, जिससे वह वहीं धड़ाम हो जाता है। वह उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, तभी योकोया आके उसे ना मारने के लिए कहता है और यूकी उसके हेलमेट पर मार कहती है, बच गया साला। तभी यहाँ यूकी का पेट बुलबुल करने लगता है, तो योकोया कहता है कि चलो हम और भी टोनकासु सॉस लेते हैं और घर को निकलते हैं। इधर वह चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फास्ट ये कौन सी खुफिया एजेंसी थी और खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने का सोचता है। इधर घर जाते समय रिको कहती है कि उसने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है और वह कल उसे सबमिट कर देगी स्कूल में। यूकी उत्सुकता से पूछती है कि स्कूल ये क्या होता है। रिको बताती है कि स्कूल वह जगह है जहाँ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं। हाँ, पर हमारे टाइम पर तो सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जाता था और हमें कूटा जाता था। खैर, तभी रिको को उसकी माँ का मैसेज आता है, जहाँ उन्होंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है कि जल्दी चलो बड़े भाई, मुझे भूख लग रही है। इधर यूकी के दिमाग में तो रिको की कहीं स्कूल वाली बात ही घूम रही थी। वह यहाँ योकोया से कहती है कि वह भी स्कूल जाना चाहती है। योकोया कहता है कि अगर उसे अच्छा लगे तो जरूर जाओ। सीन बदलता है, योकोया का नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था और वह यहाँ मिल्क पैकेट पीते हुए सोच रहा था कि यूकी अकेले घर में ठीक होगी ना। देखो, उसे एक हत्यारे की चिंता हो रही है। तभी यहाँ उसका क्लासमेट आके कहता है कि तुमने ये अफवाह सुना क्या, हमारे शहर में एक खूबसूरत मेड दिखी है जो काफ़ी कमाल के स्किल्स रखती है। ये सुनकर योकोया का दूध फट जाता है, मतलब पैकेट फट जाता है। योकोया कहता है, अच्छा मैंने तो नहीं सुना, और सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे समर वेकेशन में रिको के साथ वह बाजार घूम रही थी। तभी टीचर एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं नए छात्र के बारे में, जो कि यूकी होने वाली थी। इस कहानी का ये हिस्सा यहाँ समाप्त होता है।